हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन 247 में। बात करेंगे आज जीडीएस से रिलेटेड, चाहे वो यूपी जीडीएस का हो, चाहे वो एमपी जीडीएस का हो, चाहे उत्तराखंड से रिलेटेड हो, चाहे हरियाणा जीडीएस को, सभी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ में उपस्थित है हमारे पास आयुष पटेल, एबीपीएम, तो मध्य प्रदेश में इनकी पोस्टिंग है और इनसे भी रूबरू होंगे, इनसे भी कुछ सवाल जानेंगे जो आपके कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। हर चीज को वन बाय वन क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट और हर चीज की एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, एक सही जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चैनल हो जो आपको बकायदा हर समय समय पर एक बेहतरीन जानकारी, चाहे वो सीपीएम जी से कांटेक्ट करके हो और चाहे वो किसी भी तरह से हो, एक ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी प्राप्त करने के बाद उपलब्ध जानकारी कराता हो, यानी जानकारी उपलब्ध कराता हो। सो रूबरू होते हैं। तो आयुष, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये बताइए कि आप एज अ एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर 1.5 साल से एमपीजीडीएस में वर्क कर रहे हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे व्यूअर्स को बताने का कष्ट करें। अच्छा रहा है। और आपकी पोस्टिंग कहां पे है, सबसे पहले तो आप ये बताने का। ये एमपी में शहडोल डिस्ट्रिक्ट। एमपी में शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है उसमें जिन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है तो उनमें ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बीओ क्या कहलाता है, एसओ क्या कहलाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन वो टेबल में दिया रहता है पूरा कि कितनी वैकेंसी है, कहां पे बीओ में है, एसओ में है। तो इन सब का फंडा समझाने का थोड़ा सा आप कष्ट करेंगे क्या? एसओ आपका एक लेखा कार्यालय से बोलते हैं, सब ऑफिस है ना, नाम से स्पष्ट इंग्लिश में लिखा है। सब एसओ मतलब सब ऑफिस, लेखा कार्यालय। बीओ मतलब ब्रांच ऑफिस, जो आपको ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब ग्रामीण एरिया में आपको जहाँ जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ वर्क करना होगा। एसओ में आपको ऑफिस में, मतलब जो आपके बाबू वगैरह होते हैं वहाँ ऑफिशियल काम करना पड़ेगा आपको। उतने ही सैलरी में, सेम सैलरी लगभग दोनों बीपीएम एबीपीएम में तो सैलरी का अंतर है 2-2.5 का, बस हो गया फर्क इतना है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि सैलरी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें रहती हैं कि हम जॉब तो करेंगे मतलब जीडीएस में, बट हमें सैलरी क्या मिलेगी। सबकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है, कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, सबसे पहले प्रोफाइल ही खंगालने की कोशिश करते हैं कि हम जॉब करेंगे इस तौर पे, चाहे वो बीपीएम का हो चाहे एबीपीएम का हो, हमें मिलेगा कितना, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। आप सबको भी पता होगा, तो इस चीज को भी क्लियर करने का थोड़ा सा प्रयास करें आप कि बीपीएम को कितना मिलता है, एबीपीएम को कितना मिलता है। और जहां तक मैंने इन्हें बताया था, शायद लास्ट इंटरव्यू जो आपका हुआ था, तो इन्होंने मतलब हमने बताया था कि ये जो एबीपीएम है और जीडीएस यानी जो ग्राम डाक सेवक होता है वो लगभग एक समकक्ष कहलाता है। वो सेम बीपीएम थोड़ा सा, जीडीएस नाम ही जीडीएस है, सिर्फ इनके पद में थोड़ी का अंतर, ज्यादा नहीं, बस ना के बराबर है। तो बस बीपीएम एबीपीएम, लेकिन मतलब एक समूह के रूप में जीडीएस ही कहलाते हैं, है ना। उनका कोई वो पूरी तरह से डिपार्टमेंटल नहीं है, अर्थशास्त्री है ना। तो इनमें सैलरी लगभग बस एक पॉकेट मनी के तौर पर आपका निकलेगा, कुछ नहीं। तो इसमें एबीपीएम में आपको 10,000 है और बीपीएम में 12,000, ये बेसिक है। बस इसमें डीए वगैरह जुड़ता है, तो वो एबीपीएम में आपको 12,000 के आसपास पहुंचेगा और आपका बीपीएम में 14,500 के आसपास। तो ये है। और ये भत्ते वगैरह का क्या सिस्टम रहता है, इसमें भत्ता वगैरह सब इंक्लूड करके रहता है क्या? भत्ता यही है कि आपका बेसिक 10,000 है एबीपीएम का और बीपीएम का 12,000 है। तो वो 10,000 से वो जितना भी इंक्रीज होगा भत्ते में इंक्लूड होगा, वही भत्ते टाइप का, वही डीए वगैरह जुड़ता है। और हर 6 महीने में थोड़ा बस 5 रुपए वाला इंक्रीजिंग होता है, ज्यादा नहीं होता है, बस नहीं। मतलब कहें कि भत्ता वगैरह नाम मात्र का ही रहता है, नाम मात्र का है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, इस सैलरी की बात हो गई अपनी। अभी मध्य प्रदेश ग्राम डाक सेवक की या उत्तराखंड की बात करें या हरियाणा की जो भी नई वैकेंसी आई अभी, तो उसमें अपन अपने व्यूअर्स को अगर कुछ सजेशन देना चाहें कि किस तौर पे, क्योंकि अभी जो यूपी जीडीएस का रिजल्ट आउट हुआ, तो जब मैंने कट ऑफ को लेकर के चर्चा किया था इन लोगों से, तो इन्होंने कहा था कि आपके द्वारा जो बताया गया कट ऑफ है तो आपने बहुत हाई बता दिया है। मैंने बताया था कि 92 या 92 प्लस जाएगा, थोड़ा बहुत है ना अंतर रहेगा, तो 3% का अंतर रहता है, क्योंकि सबका एक्चुअल डाटा मुझे पता नहीं रहता, मैं यूट्यूबर हूं और भाई व्हाट्सएप सभी लोग कनेक्ट रहते हैं, तो जितना डाटा मुझे मिलता है उसके आधार पर मैंने एनालिसिस किया था। मैंने बताया था कि 92 के समथिंग परसेंटेज जाएंगे, बट इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए बहुत से लोग, तो मैंने समझाया था कि जिस तरह से आपने फॉर्म भरा तो उस तरह से बाकियों ने भी फॉर्म भरा होगा, क्योंकि पहले तो 10 जरूरी नहीं कि ऑनलाइन के थ्रू भी बहुत लोगों ने फॉर्म भरा हो, बहुत लोग मोबाइल के थ्रू भी भरे हैं, तो जब आप भर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं भर सकते। बिल्कुल, मैंने भी नहीं यही समझाने की कोशिश की थी। लॉकडाउन का समय है और सब खाली बैठे हैं और बेरोजगारी तो है ही इतना,
तो बेरोजगारी में तो हर कोई चाहता है कि कम से कम हम घर परिवार वालों के ऊपर बोझ ना बने, पॉकेट मनी कम ना निकले। तो इसके चलते ही इसी की ओर बहुत लोग भाग रहे हैं और इतना हाई परसेंट जा रहा है कि आप शायद यही वजह, लॉकडाउन की वजह से सब घर में बैठे हुए थे और बढ़ चढ़कर के लोगों ने फॉर्म भरे। जो हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि 70,000 60,000 फॉर्म भरे गए थे, मुझे ऐसा लगता है कि 2 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे, तब जाके कहीं कट ऑफ आपका 90 प्लस गया है। मैंने बहुत रेयर कंडीशन पूरी मतलब यूपी जीडीएस का जो भी पीडीएफ अपलोड हुआ है उसको मैंने बहुत बारीकी से देखा, बहुत रेयर कंडीशन में आपको 85 प्लस देखने को मिलेगा, नहीं तो हमेशा 93 94 प्लस। तो ये इतना हाई कट ऑफ गया है, तो अब आंखें भी खुल गई होंगी बहुत सारे लोगों की कि इस चैनल पे जो जानकारी दी जाती है आप लोगों को, तो वो एक ऑथेंटिक जानकारी रहती है। और मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप फेक जानकारी दे देते हैं, तो फेक कहां से हुई, उनका भी मुंह बंद हुआ जिन्होंने पीडीएफ देखी कि मैंने, अगर मैं कह दूं कि 60-70% जाएगा कट ऑफ, तो ये वीडियो बहुत वायरल, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे कि ये YouTube चैनल वाले सब बता रहे हैं। बट हमारा क्या रूल्स रहता है, आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं मुझसे, हम अपना क्या रहता है कि अपन जो भी जानकारी दें ऑथेंटिक हो, किसी को मुंह पर बुरा लग जाए वो ठीक चीज है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए। एक बार नहीं, मान लीजिए आप एक बार में आपने गलत जानकारी दी तो वो भरोसा हो जाएगा ना, भरोसा हो जाएगा, तो सबसे बड़ी चीज होती है। चलिए तो अब आगे देखिए, बात करेंगे एमपी जीडीएस के रिगार्डिंग। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि आप एमपी जीडीएस के कर्मचारी हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन्हें? और ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्या कैसा फंडा रहता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ साथ यूपी जीडीएस वाले जो हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी आप समझाने का थोड़ा सा कष्ट करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपको 1 मंथ के लगभग अप्रॉक्स, उसमें आपको एक मतलब लेटर आएगा, इंटीमेशन लेटर, बिल्कुल, मतलब वही वेरीफाई करने के लिए। अच्छा। तो वो आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही पार्सल आपको भेजा जाएगा वहाँ हेड ऑफिस से, तो वो उसी को लेकर फिर जब वो अच्छा, एक कमेंट आया था कि जैसे एड्रेस किसी ने गलत फिल कर दिया है, तो ये इंटीमेशन लेटर कहाँ जाएगा फिर उनके साथ? एड्रेस देखिए, एक प्रेजेंट एड्रेस होता है, मतलब एक परमानेंट, एक टेम्परेरी, एक मतलब प्रेजेंट टाइप, जहाँ प्रेजेंट में रह रहे हैं, एक परमानेंट मतलब घर का हो गया। तो किसी ने अगर परमानेंट घर का भर दिया और प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ वो रह रहा है अभी वहाँ का एड्रेस है, तो वो पहले प्रेजेंट एड्रेस पे जाएगा। अगर वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है तो अगली बार उसको मतलब ये नहीं कि एक बार केवल लेट हो जाता है, ये आपको जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे कि मुझे ये जॉब नहीं करना है, तब तक आपको पद, आपका पोस्ट कैंसिल नहीं होगा। तो मतलब आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने एड्रेस भर दिया है गलत, तो कोई दिक्कत नहीं। गलत तो आप क्या ही कर रहे होंगे, आपने एक तो परमानेंट एड्रेस भरा होगा, एक जो वर्तमान में स्थायी, एक स्थायी पता होता है आपका, एक वर्तमान पता होता है। अगर आपने वर्तमान भरा है तो आपका लेटर सबसे पहले वर्तमान पते पर जाएगा। अगर वर्तमान पते पर आपके पास वो डिलीवर नहीं हुआ, आपके साइन नहीं हुए कि आपने रिसीव कर लिया है, तो फिर आपके वो स्थायी पते पर जाएगा और वहां से आप उसे रिसीव कर पाएंगे। तो एक चीज आपकी ये क्लियर होती है। दूसरा, मैं आपको आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एमपी जीडीएस का कट ऑफ इस बार जाने के क्या चांसेस, क्योंकि लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश जीडीएस का हमने देख लिया है, तो अब क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये कट ऑफ कितना जा सकता है? लॉकडाउन का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आई थिंक, क्योंकि यूपी भी देख लिया है अपनी, हर जगह देख लिया। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा एक्चुअल में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से हो सकता है और भी ज्यादा लोग फॉर्म भरे। बिल्कुल भरेंगे, यूपी वाले भरेंगे, राजस्थान वाले भरेंगे, क्योंकि लोकल लैंग्वेज हिंदी है, छत्तीसगढ़ वाले भरेंगे, मध्य प्रदेश तो भरेगी। बिल्कुल। तो लगभग तो मान लीजिए 95-96 जाना है। ये मतलब बहुत रेयर कंडीशन में होगा कि एसटी से हो गया, एससी वालों इनका कट ऑफ कम जाएगा। और अच्छा, एक चीज ये बताइए मुझे, एक चीज ये बताने का थोड़े से प्रयास करेंगे आप, समझाने को मतलब समझाने का प्रयास करेंगे कि जिनके 90 प्लस बट 95 से कम, तो उनके लिए क्या सही तरीका रहेगा कि वो जॉब पा पाए? उनके लिए क्या सही बेहतर तरीका रहेगा, बेहतर रणनीति रहेगी, तो वो किस तरह से फॉर्म फिल करें, क्या चीज सेलेक्ट करें, बीपीएम सेलेक्ट करें, एबीपीएम सेलेक्ट करें या जीडीएस सेलेक्ट करें? तो आई थिंक मेरा मानना यह है कि अगर आपका 90 और 95 के बीच में है तो आप बेटर होगा, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो आप एबीपीएम चूज करें और वहाँ आपके होने के चांस हैं। अपना एरिया चूज करें, मतलब लगभग आपको लगे जहाँ पास में आपको मतलब कंफर्ट लगे। आप ये नहीं कि मतलब अदर बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगता है अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में भरना है तो भर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको ऐसा मतलब अपने क्षेत्र में आप कर सकें, थोड़ी एबीपीएम चुन लीजिए तो आप अच्छा रहेगा बेटा। अगर 95 से ज़्यादा है तो फिर आप बीपीएम चुनिए। ओके, तो ये सारी बातें रहीं, और अगर यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आपके छूट गए हों तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम साथ में बैठेंगे तो उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। सो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, सैलरी से रिलेटेड अपन ने डिस्कस कर लिया, भत्ते से रिलेटेड, यूपी जीडीएस का कट ऑफ हाई क्यों गया, एमपी जीडीएस का अगर आपको फॉर्म भरना है
तो किस तरीके से बेहतर रहेगा, और एज ए एक्सपीरियंस, इनका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है बेहतर सोर्स, सारी चीजें एक बेहतर पकड़, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जब तक मैं सीपीएमजी से कांटेक्ट नहीं कर लेता हूँ, कोई भी चीज मुझे नहीं लगती कि बताने लायक है, तब तक मैं वो चीजें आपको चैनल पे नहीं दिखाता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो न सिर्फ पसंद आया होगा, बल्कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और जो भी एमपी जीडीएस का फॉर्म भरने वाले हैं तो उन्हें भी ये जानकारी जरूर शेयर कीजिए कि अगर आपके 90 और 95 के बीच में है परसेंटेज, तो आप बीपीएम के लिए ना दौड़े, बल्कि एबीपीएम और जीडीएस के लिए आप करें तो बेहतर होगा। और एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो लगभग 2 साल बाद एक तो ट्रांसफर ले सकते हैं, और इसके बाद फिर 3 साल बाद एग्जाम भी होता है पर स्थायी कर्मचारी बनने का। ट्रांसफर नहीं, तो देखिए ट्रांसफर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आप अपने एरिया में चुनते हैं, हाँ, कोई मतलब नहीं। अगर दूसरी जगह होता है तो फिर ट्रांसफर के लिए हाँ, 2 साल, तो अगर दूसरी जगह भी आपको होता है तो फिर आप 2 साल बाद ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये रहता है। अच्छा, किसी ने कमेंट भी किया था कि आपको पता है कि कितने साल में ट्रांसफर ले सकते हैं, तो मैंने शायद आपसे कांटेक्ट किया था उस टाइम पे ना कि कितने साल में ट्रांसफर। पहले देखिए, कोई भी जानकारी होती है क्या, मुझे पता है कि कुछ चीजें अभी मुझे भी नहीं पता है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो जो चीजें मुझे नहीं पता होती है तो मैं सीपीएम से कांटेक्ट कर लूंगा या तो आयुष से कांटेक्ट कर लूंगा। 2-3 लोग और हैं मेरे टच में जो जीडीएस में वर्क करते हैं। पहले तो 3 ईयर था ये, हाँ, अब 2 ईयर हो गया, 2 साल का हो गया है। तो ठीक है, जब भी आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो जब तक मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं होती सही तरीके से, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करता हूँ। और बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप में भी मैसेज आ रहे होंगे, शायद रिप्लाई नहीं हो पाया होगा, उन सभी से मैं माफी चाहूंगा। और आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी क्वेरी भी है कुछ तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अगले बैठक में हम उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप एक बार रिक्वेस्ट कर दें। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेंगी। और ये आपका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या करके पूरी सारी जब तक एमपीजीडीएस का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता और जब तक आप कर्मचारी के तौर पर नियुक्त नहीं होते, तब तक हम आपके साथ हैं। बाकी साथ ही साथ जितने भी टेट एग्जाम होते हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह होते हैं, उन सब की वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।